हेलो स्टूडेंट्स, बिंदेश्वरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप इस वीडियो में यूज ऑफ वर्ब टू बी, डमी सब्जेक्ट इट, इंट्रोडक्टरी देयर एंड हैव प्लस टू इन्फिनेटिव को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ वर्ब टू बी। बी क्रिया के कुल 5 रूप होते हैं। 3 प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर। 2 पास्ट टेंस में वाज, वर। और आप जो है कॉन्टिन्यूअस में इसके बीइंग फॉर्म को देखते हैं और पार्टिसिपल में बीन होता है। तो बी क्रिया के कुल 5 रूप हैं। इज, एम, आर 3 प्रेजेंट टेंस में तथा 2 वाज और वर पास्ट टेंस में। और बी वर्ब का रूप कॉन्टिन्यूअस में बीइंग तथा पार्टिसिपल में बीन होता है। पिछले वीडियो में आपने कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा। यहाँ पर आप इज, एम, आर और वाज वर्ब को एज ए फॉर्म ऑफ मेन वर्ब के रूप में यहाँ देखेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। बी वर्ब के रूप एज ए फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में आप इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल को देख रहे हैं। वे बहादुर हैं, वे बहादुर हैं सब्जेक्ट को रखेंगे और इसके बाद मेन वर्ब प्रेजेंट में है, हूँ आने पर इज, एम, आर और पास्ट के लिए वाज और वर, था, थे, थी आने पर। जैसा कि आप जानते हैं इज का प्रयोग आपको ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ करना है। एम का प्रयोग आई के साथ करना है और आर का प्रयोग यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में करना है। उसी तरह वाज और वर आई, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और वर यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। तो चलते हैं इस एग्जाम्पल को पूरा करते हैं। वे बहादुर हैं, दे आर ब्रेव। वे बहादुर हैं, दे के साथ में यहाँ पर आर यूज कर दिया गया और ये आर यहाँ पर मेन वर्ब है। और इसके पहले आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने इज, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा। यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में देख रहे हैं। आगे चलते हैं। मेरी पुस्तकें मेज पर नहीं थीं, मेरी पुस्तकें मेज पर नहीं थीं। माई बुक्स वर नॉट ऑन द टेबल। यहाँ पर देख रहे हैं थी यानी पास्ट में था, थे, थी आने पर वाज वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो मेरी पुस्तकें, बुक्स प्लूरल नंबर में है तो यहाँ पर आपने वर्ब का प्रयोग देखा। निगेटिव है नॉट, ऑन द टेबल मेज पर। मेरी पुस्तकें मेज पर नहीं थीं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। क्या वह ईमानदार आदमी है?
सबसे पहले क्या आया हुआ है, आप यहां पर इज ही एन ऑनेस्ट मैन, क्या वह ईमानदार आदमी है। इसके बाद नंबर 4, मेरी पुस्तकें कहाँ हैं, वेयर आर माई बुक्स, मेरी पुस्तकें कहाँ हैं, वेयर आर माई बुक्स। नंबर 5, तुम कौन हो, कौन, इंट्रोगेटिव वर्ड, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। इस प्रकार वर्ब टू बी का यूज जो है आप यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर और वार, वाज और वर, इज, एम, आर और वाज और वर को देखा। आगे चलते हैं, यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट इट, यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट इट। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं डमी सब्जेक्ट। डमी सब्जेक्ट मतलब, डमी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ डमी। डमी मीन्स होता है बनावटी, प्रतिरूप, कठपुतली, यानी जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो, वहां पर कर्ता के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे डमी सब्जेक्ट, यूज ऑफ डमी सब्जेक्ट, आप डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। पॉइंट में आप देख रहे हैं, जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता न हो उनमें कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग होता है, और जिन वाक्यों में समय, दिन, तारीख, मौसम, वर्षा, प्राकृतिक घटना तथा किसी बात पर जोर दिया जाए, उस वाक्य को इट से आरंभ करते हैं। जैसे 2 बजे हैं, इट इज 2 o'clock। आज रविवार है, इट इज संडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। बरसात में बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। आज 21 जनवरी है, इट इज 21 जनवरी टुडे। इस प्रकार से आप सेंटेंस को इट से आरंभ कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से इट के प्रयोग को समझते हैं। आज शनिवार है, इसमें दिन आया है, आज शनिवार है, तो इसे इट से प्रारंभ करेंगे। आज शनिवार है, प्रेजेंट टेंस में है, दिन आया हुआ है, इसलिए इसे इट से आरंभ करेंगे। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। कल बहुत गर्मी थी, मौसम। ऊपर आपका फर्स्ट नंबर पे है 5 बजे, समय। तो 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock। आगे तीसरे नंबर में, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, मौसम। तो मौसम आने पर जो है इट के प्रयोग से जो है इसको भी आरंभ कर सकते हैं, आप करेंगे। इट वॉज वेरी हॉट एस्टरडे। जोर से वर्षा हो रही है, प्राकृतिक घटना, बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, जोर से वर्षा हो रही है,
इट इज रेनिंग हैविली। आगे 5 नंबर पे दिया अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अगला सेंटेंस है यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया। बात पर जोर दिया जा रहा है, यह मैं ही था, इट वॉज आई, यह मैं ही था, इट वॉज आई, जिसने यह कार्य किया। हु डिड दिस वर्क। आपने उसमें देखा जो है यहाँ पर कि जब बात पर जोर दिया जाए तो उसे इट से प्रारंभ करते हैं। यहाँ बात पर जोर दिया जा रहा है, यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 बजे हैं, इट इज 5 o'clock, इसमें आपका समय आ गया। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे, इसमें आपका दिन आ गया। कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट एस्टरडे। पास्ट में कल की बात हो रही है तो इसलिए वाज लगा और कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग कर दिए। तो कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट एस्टरडे, इसमें मौसम का बोध होता है। मौसम। जोर से वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग हैविली, इसमें बरसात का बोध हो रहा है, बारिश का बोध हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, इसमें प्राकृतिक घटना का बोध हो रहा है। आगे यह मैं ही था जिसने यह कार्य किया, इट वॉज आई हु डिड दिस वर्क, इसमें इस सेंटेंस में बात पर जोर दिया जा रहा है। आज 19 अगस्त है, इट इज 19th अगस्त टुडे, तो आज 19 अगस्त है, इट इज 19th अगस्त टुडे, तो इसमें तारीख, दिनांक। तो इस प्रकार आप इट के प्रयोग को जो है समझ सकते हैं कि जहाँ पर समय, दिन, तारीख, नया वातावरण या किसी बात पर जोर दिया जाए तो वहाँ पर वास्तविक कर्ता न होने पर, वास्तविक कर्ता नहीं होता है तो वाक्य का, सेंटेंस का जो है शुरुआत जो है इट से करते हैं। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्टरी देयर, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। तो जिन वाक्यों में कोई कार्य होना या न होना, या आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए, तो ऐसे वाक्यों को देयर से शुरू करते हैं और सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखते हैं। इनमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता, यानी आप जानते हैं कि देयर मीन्स वहाँ होता है, THERE, देयर मीन्स वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर जो है देयर का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, यानी आरंभिक, आरंभिक देयर। समझ रहे हैं? आरंभिक या परिचयात्मक
यानी आरंभ सेंटेंस को शुरू कर देता है, सेंटेंस को शुरू कर देते हैं, लेकिन देयर का कोई अर्थ नहीं होता है। और इसमें बहुधा प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज वर इसके साथ, और फ्यूचर में विल बी एंड शैल बी, तथा सिंपल पास्ट में भी कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से देयर के प्रयोग को समझते हैं। सबसे पहले कक्षा में 30 छात्र हैं लिखा हुआ है। तो जिन वाक्यों में किसी बात का होना या न होना पाया जाए तो ऐसे वाक्यों को देयर से आरंभ करते हैं। सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखते हैं। इनमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में 30 छात्र हैं, यानी कक्षा में छात्रों के होने का बोध हो रहा है कि कक्षा में 30 छात्र हैं और प्रेजेंट में बोध हो रहा है। तो इस सेंटेंस को देयर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में 30 छात्र हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है? पूछा जा रहा है कि भाई कक्षा में लड़का है कि नहीं है। होने या न होने का जहां पर बोध होता है वहीं पर देयर का प्रयोग करना है। तो क्या कक्षा में कोई लड़का है? तो इज देयर नो बॉय इन द क्लास। क्या पहले आया हुआ है इसलिए इसको पहले रख दिया गया, इसके बाद देयर को रखा गया। यहाँ पर सब्जेक्ट को वर्ब के पश्चात रखते हैं। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को जो है वर्ब के, ये वर्ब है, ये वर्ब के पश्चात सब्जेक्ट को रखा गया है। अभी आपने इसके पहले जो है वर्ब टू बी में इसको सीखा है। तो इज देयर नो बॉय इन द क्लास, यहाँ पर कोई का जो है अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। नो से बोध हो गया। इज देयर नो बॉय इन द क्लास, क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है? क्या खिलाड़ी मैदान में थे? क्या खिलाड़ी मैदान में थे? वर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। तो यहाँ पर पास्ट में है, क्या खिलाड़ी मैदान में थे, इसलिए प्लेयर्स सब्जेक्ट के अनुसार जो है यहाँ पर वर का प्रयोग कर दिया गया। वर देयर प्लेयर्स मैदान में इन द फील्ड। आगे, एक बार कोई निर्दयी राजा था। एक बार कोई निर्दयी राजा था। वंस देयर वाज अ क्रूएल किंग। एक बार कोई निर्दयी राजा था। वंस देयर वाज अ क्रूएल किंग। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है कि सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग होता है। तो रहता था, था आया हुआ है, सिंपल पास्ट है। तो इसलिए इसको इस प्रकार कंप्लीट करेंगे। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। लिव मीन्स रहना होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिव्ड। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अ विलेज। अगला नंबर, हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। देयर विल बी नो मीटिंग
आर असेंबली, मीटिंग या असेंबली दोनों लगा सकते हैं। हाल में कोई भी सभा नहीं होगी, होगी आया हुआ है तो वहाँ पर देख रहे हैं विल बी और शैल बी का भी प्रयोग होता है। फ्यूचर में विल बी और शैल बी का, तो यहाँ पर हाल में कोई भी सभा नहीं होगी। देयर विल बी नो मीटिंग या देयर विल बी नो असेंबली इन द हॉल, हाल में। इस प्रकार आपने इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग देखा। आगे चलते हैं, यूज ऑफ हैव प्लस टू इन्फिनिटिव, यानी हैव में इन्फिनिटिव टू जोड़ करके प्रयोग करना। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूज ऑफ हैव प्लस टू इन्फिनिटिव, मुख्य क्रिया से पहले प्रेजेंट टेंस में, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ टू हैव टू, पास्ट टेंस में है तो हैड टू, और फ्यूचर टेंस में है तो विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने के समय होता है। जैसे मुझे खाना है या मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। उसे विद्यालय जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू स्कूल। तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। इस प्रकार से हैव प्लस टू इन्फिनिटिव से जब किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने के लिए कहा जाता है तो उस समय किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है या तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है। प्रेजेंट में तो यू हैव टू डू योर फ्रेंड, अपने मित्र, यू हैव टू डू हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है। तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी है या तुम्हें अपने मित्र की सहायता करनी पड़ती है, यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड। आगे, उसे अपने भाई को देखने अस्पताल जाना पड़ता है तो उसे ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल टू सी हिज ब्रदर, अपने भाई को। उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ा, पास्ट में, ये पास्ट में है तो यहाँ पर हैड टू यूज करेंगे। उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ा या उसे स्टेशन पर रमेश जी का इंतजार करना पड़ा, जो भी सेंटेंस हो, तो उसे यहाँ पर पड़ा आया हुआ है पास्ट में, तो उसे इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन। वेट के बाद आप देखेंगे प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, तो वेट के बाद आप फॉर लगाएंगे, तो उसे स्टेशन पर रमेश का इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट फॉर रमेश एट द स्टेशन। आगे है, तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस में पड़ेगा, तो विल हैव और शैल हैव टू लगाएंगे उसके साथ में इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू दिस वर्क। मुझे यह कार्य करना पड़ेगा, आई शैल हैव टू डू दिस वर्क। यानी आई और वी आने पर शैल हैव टू और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू। इसी प्रकार प्रेजेंट में ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज टू और आई यू वी दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव टू। पास्ट में हैड टू का प्रयोग करना है सारे सब्जेक्ट
के साथ में समान रूप से हैड का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार आपने यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू को समझे। और आप आगे जो है इसमें देख सकते हैं कि यूज ऑफ देयर, इट और वर्ब टू बी, इज, एम, आर, और इसके बाद हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इन सब के यूजेज जो है आप कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो करने के लिए आता है, हिंदी टू इंग्लिश, उसमें यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देयर का प्रयोग एक राजा था, देयर वाज अ किंग, इस प्रकार से आप देखते हैं उसमें दिया रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।